नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टिकट 24/7 न्यूज पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज हम बात करेंगे उस सरकार की, उस देश की जहां की सरकार बदलने से पूरी दुनिया पर एक बड़ा असर दिखता है। लेकिन उससे पहले भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो बेहद दुखद है। सीरम इंस्टीट्यूट में अब से कुछ देर पहले लगी आग से बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल जहां कोविशील्ड तैयार हो रही थी वहां से एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी थी उससे 5 लोगों की जान चली गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन झुलसने की वजह से जो सीरम इंस्टीट्यूट में 5 कर्मचारी मौजूद थे उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। काफी समय लगा आग पर काबू पाने में, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, बड़ी तादाद में जो अंदर लोग थे उनमें से 5 लोगों के झुलसने की वजह से मरने की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन बेहद दुखद खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर वैक्सीन तैयार हो रही है, उस इमारत के अंदर आग लगी, जिसके बाद से सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने बाकायदा इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है और कहा है कि हर संभव मदद उनके परिजनों को दी जाएगी। आग में झुलसने की वजह से सीरम इंस्टीट्यूट में काम करने वाले 5 कर्मचारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले में क्या वजह रही, आग के कारण क्या रहे हैं आग लगने के, उसके पीछे जांच की जाएगी कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से यह हादसा पेश आया। सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर काफी देर तक आग की लपटें और धुएं ने सीरम को घेरा हुआ था, जिसके बाद से मौके पर बड़ी तादाद में दमकल की गाड़ियां भेजी गई। तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 5 कर्मचारियों की मौत की खबर आई है। और अब बात करते हैं दुनिया के उस देश की जहां पर प्रशासन बदलने से, सरकार बदलने से पूरी दुनिया की नजरें बदल जाती हैं। यानी कि अब जो बाइडेन का कार्यकाल है वो किन देशों के लिए खतरनाक हो सकता है, किन के लिए फायदेमंद, हर कोई ये सोचना चाह रहा है। बल्कि इसी बीच में भारत के अंदर कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे बाइडेन के आने से लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जो बाइडेन के अपने मंत्रिमंडल में एक तरह से जितने लोग शामिल हैं उसमें बड़ी तादाद भारतीयों की है, लेकिन साथ ही साथ जो बाइडेन ने अपने पहले भाषण में साफ कर दिया कि ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन बेटर कार्ड साबित होंगे। लेकिन उनके लिए जो आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपने देश के अंदर शांति रहे, लेकिन अमेरिका को लेकर बाइडेन का विजन और पूरी दुनिया को जिस नजर से बाइडेन देख रहे हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने आते ही बाइडेन ने दिखाना शुरू कर दिया कि रिपब्लिकन पार्टी का शासन करने का तरीका किस तरह का रहा और डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे रूल करती है अमेरिका पर, जिससे तमाम मुल्कों को यह आस लगी है कि अब बाइडेन कुछ अच्छा करेंगे। जैसे किसी भी देश पर जो कड़े फैसले ट्रंप ले रहे थे उससे कहीं ज्यादा हटकर बाइडेन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। पहला दिन अमेरिका का जिसमें एक नया आगाज हुआ है, उसमें जो बाइडेन ने कुछ बड़े फैसले, ऐसे फैसले जिसमें ट्रंप ने जिन बातों पर मोहर लगाई उनसे हटकर कुछ करने की कोशिश की है। बाइडेन ने आते ही ट्रंप के कई बड़े फैसले बदल दिए हैं। जैसे बाइडेन ने मास्क को अनिवार्य घोषित कर दिया है, जबकि ट्रंप ने इससे राहत दी थी। मास्क लगाना अनिवार्य नहीं था। अमेरिका में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा था, अभी भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका है, इसलिए बाइडेन ने आते ही सबसे बड़ा काम किया है ये। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने 2017 में जिन 7 मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, फिलहाल 7 मुस्लिम देशों पर यह ट्रैवल बैन हटा दिया है। बाइडेन ने आते ही एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं और दुनिया को यह दिखाया है कि ट्रंप के मुकाबले बाइडेन कितनी आसानी से तमाम मुल्कों के साथ अमेरिका की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे संबंध रखना चाहते हैं, ऐसी विदेश नीति रखना चाहते हैं जिससे किसी भी देश के सामने बाइडेन की जो छवि है, जो इमेज है, वो बेहतर साबित हो। अमेरिका फिर से WHO का सदस्य बनने को तैयार हो गया है, जबकि ट्रंप ने इससे खुद को बाहर कर लिया था, खासकर कोरोना काल में ये कहते हुए कि WHO ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जानकारी छिपाई है, इसलिए WHO को फंडिंग करने का या वहां रहने का क्या फायदा। इसमें बाइडेन ने WHO की सदस्यता का फिर से हवाला दिया है कि वो इसका हिस्सा बनेंगे। बल्कि एक और चीज है जो ट्रंप ने की थी 2019 में, पेरिस समझौते से खुद को बाहर कर लिया था, जब बहुत ज्यादा आलोचना अमेरिका की हुई थी, चर्चा हुई थी। लेकिन अब पेरिस समझौते में फिर से अमेरिका शामिल होगा। बाइडेन ने आते ही ट्रंप के इन तमाम कार्ड्स को पलट दिया है। बल्कि ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों को एक दीवार देखते हुए दीवार बनाने का ऐलान किया था, यानी एक तरह से बॉर्डर बनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन बाइडेन ने कहा है कि मैक्सिको बॉर्डर की फंडिंग पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है, ऐसी कोई भी तैयारी बाइडेन नहीं करने वाले हैं। अब जरा सोचिए
अमेरिका में इस नई सुबह से भारत के लिए क्या उम्मीदें हैं और दुनिया के लिए क्या उम्मीदें, जल्दी से नजर डालते हैं जिन सवालों पर बाइडेन के कार्यकाल में असर दिखेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के लिहाज से क्या बाइडेन युग के अंदर भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से मजबूत होंगे? ट्रंप बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दों पर रिएक्शंस देते थे जो भारत के लिए अच्छा नहीं था। क्या कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत को तरजीह मिलेगी? भारतीयों के बाइडेन के साथ बैठने से क्या वाकई में कुछ बदल जाएगा? अमेरिका भारतीय सीमा पर बढ़ती चुनौतियों पर क्या साथ देगा? खुलकर क्या फ्रंट फुट पर आकर बाइडेन भारत के साथ खड़े होंगे इस पूरे मामले पर? सवाल तो यह भी है, एलएसी पर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका क्या भारत के साथ आएगा या फिर खुद से जवाब चीन को इस मसले पर देगा? सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर अमेरिका क्या सहमति देगा? इसके लिए बाइडेन का रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बल्कि बाइडेन युग में रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी और कितनी उभरकर ये लड़ाई सामने आएगी, अमेरिका क्या स्टैंड इसके लिए लेगा, देखना होगा। बाइडेन काल में क्वाड संगठन क्या और मजबूत हो जाएगा? उन क्वाड देशों का क्या होगा जो चीन को घेरने के लिए, चीन के विस्तारवाद से छुटकारा पाने के लिए, उसकी मंशा को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे थे? क्या H-1B वीजा के नियमों को आसान बनाएंगे? क्योंकि ट्रंप ने तो ऐसा ही किया था, सख्ती कर दी थी, भारतीयों की टेंशन बढ़ा दी थी। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों के तरफदार हैं या नहीं बाइडेन? खुलकर क्या भारत के साथ आकर व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देंगे? जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बाइडेन पूरी तरह से भारत के साथ हैं या नहीं? ट्रंप ने कुछ ऐसे मौके आए थे जिसमें पाकिस्तान के लिए बोलना भी शुरू किया था, मीडिएटर की बात कहने लगे थे जबकि जरूरत नहीं थी। भारत की नागरिकता संशोधन CAA पर चुप रहेंगे, सहमति देंगे या नहीं देंगे? क्या चीन के साथ बाइडेन नए व्यापारिक समझौते की शुरुआत करेंगे? चीन और अमेरिका के बीच क्या किसी तरह से एक नई शुरुआत होगी? जो बाइडेन की शपथ के साथ ही जब उन्होंने पहली बार अपने भाषण में नजरिया पेश किया कि उनकी नजर में तवज्जो किन किन चीजों पर दी जाएगी, तो पूरी दुनिया ने उसको सुना। आप भी सुनिए बाइडेन की नजर में इस कार्यकाल में बाइडेन क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। It's humbling to stand here in this place in front of these sacred words, humbling out of respect to President Lincoln and the office we now share, and humbling because of you, the American people. As I said earlier today, we have learned again that democracy is precious. And because of you, democracy has prevailed. That's why Jill and I, Kamala and Doug, wanted to make sure our inauguration was not about us, but about you, the American people. This is a great nation. We're a good people. And to overcome the challenges in front of us requires the most elusive of all things in a democracy, unity. It requires us to come together in common love that defines us as Americans. Opportunity, liberty, dignity, and respect. And to unite against common foes, hate, violence, disease, and hopelessness. America's story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people. It is my honor to be here, to stand on the shoulders of those who came before, to speak tonight as your Vice President. In many ways, this moment embodies our character as a nation. It demonstrates who we are. Even in dark times, we not only dream, we do. We not only see what has been, we see what can be. We shoot for the moon, and then we plant our flag on it. We are bold, fearless, and ambitious. We are undaunted in our belief that we shall overcome, that we will rise up. This is American aspiration. In the middle of the Civil War, Abraham Lincoln saw a better future and built it with land-grant colleges and the Transcontinental Railroad. In the middle of the Civil Rights Movement, Dr. King fought for racial justice and economic justice. American aspiration is what drove the women of this nation throughout history to demand equal rights, and the authors of the Bill of Rights to claim freedoms that had rarely been written down before. A great experiment takes great determination, the will to do the work
and then the wisdom to keep refining, keep tinkering, keep perfecting. The same determination is being realized in America today. I see it in the scientists who are transforming the future. I see it in the parents who are nurturing generations to come, in the innovators and the educators, in everyone, everywhere, who is building a better life for themselves, their families, and their communities. This, too, is American aspiration. This is what President Joe Biden has called upon us to summon now. The courage to see beyond crisis, to do what is hard, to do what is good, to unite, to believe in ourselves, believe in our country, believe in what we can do together. Thank you, and may God. पहले भाषण में जो बाइडेन से लेकर कमला हैरिस एकजुटता, अमेरिकियों से अपील इस बात की कि वो घरेलू आतंकवाद और उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से अमेरिका का नुकसान हो रहा था, नुकसान झेला गया है, वो कहीं आगे ना आए, इसलिए अमेरिकन फर्स्ट नहीं, अमेरिकन टुगेदर, इसी की बात आगे बढ़ाई कमला हैरिस से लेकर जो बाइडेन ने। इसी पर हम बात करेंगे। पूरी दुनिया के लिए कल के पहले भाषण से जो बातें निकली, क्या इसी से प्रेडिक्टेबल हो गए हैं बाइडेन? अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो ट्रंप के अंदर थी, क्या उससे कहीं हटकर बाइडेन कार्ड साबित होंगे इस समय? इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विजय खेरा बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। असित नाथ तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है असित नाथ जी आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर माफ कीजिएगा संजीव श्रीवास्तव जी से, अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप से प्रेडिक्टेबल बाइडेन, या कुछ और आपकी नजर में जो बड़ी चीजें आते ही बाइडेन ने की है? समय ले सकते थे, ट्रंप ने जिस तरह से आकर किया था, एक के बाद एक कैची चलानी शुरू कर दी थी, मुल्कों को एक तरह से लग रहा था कि न जाने कितनी टेंशन और बढ़ने वाली है ट्रंप जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। बाइडेन ने क्या ये मैसेज दिया कि रिलैक्सेशन का समय आ गया है? चलिए संजीव श्रीवास्तव जी से सवाल लें, उससे पहले डॉक्टर विजय खेरा, कल जो बाइडेन की शुरुआत हुई है कार्यकाल की, जो उनका बॉडी लैंग्वेज और फैसले नजर आए, क्या हम ये मानकर चलें कि हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा इस कार्यकाल में बाइडेन के? निश्चित रूप से ट्रंप के कार्यकाल में भी हमारे लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ और बाइडेन के समय में भी बहुत अच्छा होगा। जो चीजें पहले से एस्टेब्लिश हो गई हैं उसमें मामूली परिवर्तन हो सकेगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई उसमें चेंजेस आ पाएंगे। अगर आप देखें तो ओबामा जी जब थे डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति, तब भी वो चाइना से थोड़ा सा हटकर एशिया की तरफ उनका झुकाव होने लगा था, ताकि आर्थिक रूप से चाइना उतना स्ट्रॉन्ग जब हो रहा था उस समय उनका झुकाव दिखाई देने लगा था एशियन कंट्रीज के प्रति। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपने उस रुझान को कायम रखेगी, क्योंकि बीच में चाइना ने जो हरकतें की हैं, हम अपनी भारत की बात नहीं भी करें इस समय अगर, तो पूरे विश्व के साथ जो धोखा किया है और जिसके लिए ट्रंप ने WHO को बैन किया था, उनसे हट गए थे, उसका कारण भी यही था कि उनको ये प्रमाणित तौर से लगने लगा था कि WHO ने ये बात छुपाई है कि चाइना से ही ये वायरस निकला है कोविड-19। तो ये बात जब इतनी उनको बिल्कुल प्रमाणित रूप से लगने लगी, तब उन्होंने इतना भारी स्टेप लिया था। तो WHO की उनकी वापसी का तो अब हम स्वागत भी कर सकते हैं। अब जो इस समय हालात जो हैं उस समय, क्योंकि गहराई तक अभी भी जाना है, पता करना है, खासतौर से जब डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे लोग वहां बैठ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर, ये बड़ी भारी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर इतनी बड़ी पोजीशन पर जाके आज बैठे हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी, एक और भी चीज है जो बहुत शानदार लगती है बाइडेन की पर्सनालिटी में, कि जिस तरह से ट्रंप थे, एक के बाद एक ऐसी चीजें वो कर रहे थे जिससे शायद उनको लगता था कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा अगर ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइडेन की बातों में झलकता है कि अमेरिका को फर्क पड़ेगा अगर बाइडेन खुद फर्क कोई महसूस करेंगे, क्योंकि वो बात कर रहे थे कि हम सब साथ मिलकर चले, अमेरिका की एकजुटता को तवज्जो दे रहे थे। यकीनन बाकी देशों की तरफ भी वो वैसा देखते होंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, जो तमाम चीजें कल बाइडेन ने एक के बाद एक की हैं, 7 मुस्लिम देशों से बैन हटा दिया, मास्क लगाना जरूरी नहीं था, जरूरी कर दिया,
कुछ चीजें तो बहुत प्रेडिक्टेबल थी कि ट्रंप ने जो किया है वो खासा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ट्रंप मनमौजी टाइप के प्रेसिडेंट हो रहे थे, बाइडेन उससे अलग हटकर, और इंडिया के लिए क्या आपको लग रहा है कि बड़ा फेवरेबल होगा? जी, पहले जो मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, वो बात मैं कह रहा था वो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो निर्णय है, वो उनकी जो पॉलिसीज रही है, तो रिवर्स करने का जो कार्य उन्होंने पहले दिन से शुरू कर दिया है। और ये जो 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए गए हैं वो इकोनॉमी, इमाइग्रेशन, इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। और राष्ट्रपति जो ट्रंप की जो पैंडेमिक को लेकर के उनकी जो एक लापरवाही भरी नीति रही है, जिसकी की वजह से अमेरिका में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई, उसको उन्होंने सबसे अधिक प्राथमिकता दी है और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 साल का समय है उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा किए गए जो डिसरप्शंस हैं उसको फिर से उसको दरकिनार करना और एक अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप है उसको फिर से स्थापित करना, अमेरिका की डेमोक्रेसी को बचाना। आज आप देखिए अमेरिका एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। अमेरिका में राजनीतिक मतभेदों के आधार पे एक डिवीजन दिखाई देता है, नस्ली आधार पे डिवीजन दिखाई देता है। अमेरिका में 6 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा की घटना हुई वो अमेरिका के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। तो आज जो अमेरिका के सामने चुनौतियां बहुत हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान डिस्ट्रप्शन बहुत से हुए हैं और उस डिस्ट्रप्शन के बाद अब फिर निर्माण का जो कार्य है वो राष्ट्रपति बाइडेन को करना है और वो इस बात को भली भांति समझते हैं। और मुझे लगता है जो आपने भारत से सर के संदर्भ में प्रश्न किया है, भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में और अधिक गहरी हुई। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एक राष्ट्रपति ट्रंप के दौरान भी एक्सेप्शनल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे हुए हैं। और उसके पहले भी आप जाएं तो ओबामा के कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल के दौरान, और जो बिल क्लिंटन के से ये शुरुआत हुई थी, और पिछले 2 दशकों में आप देखिए तो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और राष्ट्रपति बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए, सेनेटर रहते हुए लगातार भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। 2008 में जो सिविल न्यूक्लियर साइन की गई थी उसको भी सक्सेसफुली नेगोशिएट कराने में सीनेटर के तौर पे बाइडेन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसी तरीके से 2016 में जब अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था तो उस दर्जे को दिलाने में भी उपराष्ट्रपति के तौर पे बाइडेन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो राष्ट्रपति अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो ऐसे में भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो उसकी महत्ता को समझते हैं। और एक ऐसे समय में कि जब चाइना का विस्तारवाद, चाइना का अवसरवाद, चाइना का उपनिवेशवाद पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, ऐसे में भारत और अमेरिका की जो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं उसकी रणनीतिक साझेदारी की महत्ता को बाइडेन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जो बाइडेन स्वयं डेमोक्रेट हैं, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की महत्ता को समझते हैं और इसी वजह से मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अधिक गहरी होगी। संजय श्रीवास्तव जी और भी सवाल लेंगे। असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बाइडेन का आना, ट्रंप का जाना, क्या चीजें आपको समझ में आती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते दिखेंगे? कुछ ऐसी उलझने हैं जिसमें अमेरिका के साथ भारत ने प्रयास किया है कि किसी तरह से चीन जैसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को ये बताया जाए कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो सही नहीं है और उसमें अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की। उस लिहाज से आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले में? बड़ी खुशी की बात है कि ट्रंप हारे और दुनिया को एक मैसेज गया कि विनाशकारी लोग, विध्वंसकारी लोग हार भी सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे वहां श्वेत अश्वेत के बीच दरार आई, घटनाएं हुई, हत्याएं हुई अश्वेतों की, और उसके बाद एक सामाजिक तनाव वहां फैला। तो बांट छांट के हमको, आपको बांट छांट के हमारे आपके बीच दूरियां बढ़ाकर शासन करने की जो पॉलिसी एक दक्षिण पंथ की रही है उसकी हार हुई, ये खुशी की बात है। अब दूसरा मसला कि भाई हमारे देश से उनके कैसे संबंध होंगे, उनका राष्ट्रपति बनना हमारे लिए कैसा होगा। भारत इतना कमजोर मुल्क न कभी था और न आज है। मैं इस मुद्दे को भाजपा कांग्रेस के तौर पे नहीं देखूंगा, क्योंकि आज हम अमेरिका के लिए बात कर रहे हैं और अमेरिका के लिए भारत बात कर रहा है। कांग्रेस, भारत का कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारत की भारतीय जनता पार्टी, या संजीव जी जो हमारे बैठे हैं एक्सपर्ट, भारत का जिम्मेदार था। हम सामूहिक रूप से
प्रियंका जी इसमें शामिल है, भारत की बात करेंगे अमेरिका से। तो हम इतने कमजोर भी नहीं है कि हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि अरे बाइडेन जी राष्ट्रपति हो गए तो हमारे लिए पेड़ा बनवा के भेज देंगे। मत भेजे, भेज दे तो अच्छी बात। हमारे रुख पर भी ये निर्भर करता है कि अमेरिका से हमारा संबंध। असितनाथ तिवारी जी, एक ट्वीट भी दिखा दीजिए जल्दी से। कांग्रेस की तरफ से सबसे कड़वी अगर प्रतिक्रिया किसी ने दी तो वो कांग्रेस की तरफ से ही आई थी। तब तक मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस क्या इस समय कोई ऐसी चीज भारतीयों के लिए देख रही है अमेरिका से जिसके बारे में बात की जा सकती है? देखिए, तारिक अनवर ने ट्वीट किया है, अमेरिका के लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुना है। एक नया आगाज हुआ है अमेरिका के अंदर। बाइडेन को राष्ट्रपति बनाकर समझदारी का सबूत तो दिया ही, साथ ही एक सन की राष्ट्रपति से छुटकारा भी पा लिया। अमेरिका की जनता को बधाई। मालूम नहीं भारत को कब इस बीमारी से निजात मिलेगी। असितनाथ तिवारी जी, अभी तो आप कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है कौन सा राष्ट्रपति आ रहा है कौन सा जा रहा है। फर्क तो पड़ता है। जो ट्वीट तारिक अनवर ने किया इसका क्या मतलब है? मैंने शुरू में ये बात क्लियर कर दी थी कि एक विध्वंसकारी विभाजनकारी नेता हार सकता है। ये संदेश अमेरिका की जनता ने दुनिया को दिया है। समाज को आपस में लड़ाकर, समाज को बांटकर, छांटकर, उसमें हिंसा भड़काकर एक नकली राष्ट्रवाद का हवा खड़ा करने वाला हारा है। ये पूरी दुनिया को मैसेज किया है, इसलिए इसका स्वागत किया जा रहा है। ये मैंने शुरू में क्लियर किया। भारत में कौन सी मानसिक बीमारी है जिससे छुटकारा चाहिए आपको? नहीं, भारत की सत्ता में वही मानसिक बीमारी है जो ट्रंप में थी। जो जैसे ट्रंप वहां श्वेत और अश्वेतों के बीच बड़ी गलतफहमियां फैला गए, वहां हिंसा का माहौल खड़ा किया, वो मानसिक बीमारी यहाँ के मौजूदा राज सत्ता को है। वो हमारे आपके बीच हिंसा का वातावरण खड़ा करके, नफरत खड़ा करके, असितनाथ तिवारी जी, अपनी सरकार अब नए अमेरिकी प्रेसिडेंट से क्या कर सकती है, क्या करवा सकती है? रिलेशन को लेकर बात हो रही है और आप लोग कह रहे हैं कि हमारी अपनी जो सरकार है हमें उससे छुटकारा चाहिए। हाँ चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है भाई? ऐसी सनकी सरकार से किसको छुटकारा नहीं चाहिए? नहीं, एक फैसला बताइए मुझे, एक फैसला आप मुझे बताइए जिसमें आपको लगता हो कि सरकार ने सिर्फ अपनी सनक पूरा करने के लिए फैसला लिया। अच्छा, आप मुझे बताइए, नोटबंदी से कितने गरीब अमीर हो गए, कितने अमीर गरीब हो गए? असितनाथ तिवारी जी, आप सरकार में आते हैं तो हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं कि काम करते हैं? आप सरकार में आते हैं तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए आते हैं कि काम करने के लिए आते हैं? सरकार ने कोई फैसला लिया, फैसला अच्छा या बुरा ही हो सकता है ना, सनक तो नहीं हो सकती है वो। डॉक्टर विजय खेरा जी, आप जवाब दीजिए, क्या मानसिकता है? आप सरकार को सनकी बताएंगे, मानसिक बीमारियों का नाम देंगे, ये क्या मजाक लगा रखा है कांग्रेस ने? कोई फैसला अच्छा है या बुरा है, उसमें मानसिक बात कहां से आ जाती है? मानसिक बीमारी कहां से आ जाती है उसमें? वो सनक पर फैसला था, इसलिए कहा। डॉक्टर विजय खेरा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, जवाब दीजिए आप इस बात का कि हम अमेरिका में सरकार बदली है उस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि हमारी सरकार कब बदलेगी, ये मानसिक बीमारी है हमारे देश के अंदर, कब यहां से छुटकारा मिलेगा? देखिए, ये तारिक अनवर जी की टिप्पणी है। तारिक अनवर जी से कम ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो काफी सीनियर हैं और उनसे तो कम से कम इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर ये पी चिदम्बरम जी ने बोला होता, कपिल सिब्बल ने बोला होता, शशि थरूर ने बोला होता तो चलो वो हल्के से लिया जा सकता था, मजाक की बात होती। लेकिन तारिक अनवर ने ऐसा कैसे बोल दिया, वह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और जबकि ये खास तौर से इनको ये जानना चाहिए, उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या उस पार्टी ने पूरे समय में हिंदुस्तान का बगल में खड़े होकर दिया है। ये बात भूल सकते, सब राजनीति है, डिप्लोमेसी है, वो अपनी जगह है। लेकिन क्या ये हम भूल सकते हैं कि लद्दाख में हमारे चीन के साथ कड़ा बनाए हुए खड़े हुए थे? क्या हम उन्होंने की मदद रोकी? क्या हमें भूल सकते हैं सुरक्षा परिषद में वकालत की उसमें मेंबरशिप के लिए? ये सारी बातें ऐसी हैं। एक बात तो ये है, ये बात उनका कहना सच है कि भारत कमजोर नहीं है, फिर भी हम आज विश्व की राजनीति में जी रहे हैं, ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस में वी आर लिविंग नाउ। तो हम ये बात भूल थोड़ी नहीं सकते हैं किसके साथ क्या डिप्लोमेटिक संबंध रहना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में एक बड़ी भारी क्वालिटीज है
वो कोई भी हो, उनसे अपनी केमिस्ट्री और भारतवर्ष की दोस्ती बना ही लेते हैं। चाहे देखिए सऊदी अरबिया जैसे, यानी दुबई में देखिए आप, टावर के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लग गया है, सऊदी अरबिया में मंदिर बन रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत जो संबंध बना लेते हैं। इसके अलावा मैं पक्की तौर से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि बाइडेन के समय में भी यही होगा। मोदी जी और बाइडेन की भी इसी तरह दोस्ती रहेगी, क्योंकि वो देते भी हैं और लेते भी हैं। अभी देखिए सारे पड़ोसियों को बिना बुलाए सबका साथ सबका विकास वाला काम करते हुए सारे पड़ोसियों को वैक्सीन देने लगे। वो आज हिंदुस्तान को वाकई विश्व गुरु की जो कल्पना थी उस पर हम आ गए, भारत शुरू हो गया। वैक्सीन बनाना विश्व गुरु को अपने आप भारतवर्ष को बना दिया। अब ये छोटी छोटी बातें लेके कांग्रेस पार्टी की जो आदत बढ़ गई है, उसमें तारिक जी की भी गलती नहीं है, उनके शीर्ष नेता भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हैं। कोई कह देता मौत का सौदागर, कोई कह देता चोर चौकीदार, कहीं कुछ। तो अगर तारिक जी उस मुगालते में बेचारे कह बैठे होंगे, मैं समझता हूँ, और अभी वो पछता भी रहे होंगे। मैं बिल्कुल पक्की तौर पर श्योर हूँ कि ये कांग्रेस भी पछता रही होगी कि क्यों ऐसे बोला उन्होंने। हम तो अंतर्राष्ट्रीय बात पर कम से कम ऐसी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। आपस में जो मर्जी करें, राजनीति करें, कहीं भी करें, पर जो भी आए। या एक बात और बताऊंगा मैं, एक जो बात हुई थी उस समय सीएए पर इस पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लेफ्टिस्ट साइड के मेंबर्स ने असहमति जताई थी, और उसमें कमला हैरिस जी भी थी 370 के, जब उन्होंने जताई थी। खैर ये तो चुनाव की बातें हैं, चुनाव में क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, लेकिन अब वो भी सच को समझेंगे। जो लेफ्टिस्ट ग्रुप के एमपीज ने जो असहमति जताई थी 370 कश्मीर पर, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि वो अब समझेंगे असलियत को, और तब वो हमारा भी इस बात समर्थन करेंगे कि एक्चुअली वास्तव में कश्मीर क्या था, नियम क्या था, वहाँ हो क्या रहा था। अनभिज्ञ रहे होंगे वो उस समय, क्योंकि सत्ता में नहीं थे। अब सत्ता में आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी इस सत्यता को समझेगी। जिस तरह से ओबामा ने बराबर जहाँ नहीं उनके समझ आया तो न्यूट्रल रुख अपनाया था। हालांकि ट्रम्प साहब तो खुलकर हमारे साथ खड़े हो गए थे, साउथ चाइना सी में भी खड़े हो गए थे। तो हमें उम्मीद है कि जो राजनीति अंतरराष्ट्रीय ट्रम्प रच के गए हैं इन मामलों में, भारत के संबंधों के मामले में, वो डेमोक्रेटिक भी उसको बनाए रखेगी। विजय खेरा जी, ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब भारतीय सरकार के फैसले या यहाँ की पॉलिटिक्स की चर्चा अमेरिका में हुई है, इलेक्शन के आसपास भी और वैसे भी होती रही है किसी ना किसी मुद्दे पर। इसलिए भारतीय सरकार को भी और राजनेताओं को भी फर्क पड़ता है इस बात से कि अमेरिका में कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, कमला हैरिस की मौजूदगी से क्या अच्छी चीजें आपको महसूस हो रही हैं कि हाँ हम इस पॉइंट पर शायद बेहतर कर पाएंगे, या इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे, या हमें मजबूती मिल सकती है कहीं पर? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं कमला हैरिस का जो अमेरिका का उप राष्ट्रपति बनना पूरी दुनिया के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण की जहां तक जब बात आती है तो एक बेहद इस संदर्भ में ऐतिहासिक क्षण है। और ये पूरी जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो भी प्रयास तमाम राष्ट्र करते हैं, वो सभी इस बात से गौरवान्वित होंगे कि आज अमेरिका में पहली बार कोई महिला इतने उच्च स्तर पर पहुंची है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति भी होगी। और जाहिर है कि कमला हैरिस साउथ एशियन मूल की हैं और भारत से उनका बहुत ही गहरा संबंध है। उनकी माताजी भारत के तमिलनाडु, हमारे तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है। उनके जो मामा हैं वो भारत में ही रहते हैं, और जाहिर है कि उनका जो संबंध रहा है भारत के साथ बेहद गहरा रहा है। लेकिन एक बात प्रियंका जी बहुत स्पष्ट है कि जब कभी भी अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होता है या कोई बड़े पद पे बैठता है, तो वो अमेरिका की जो पूरी जो नीतियां होती हैं उस आधार पर ही वो निर्णय लेता है। ये अवश्य है कि भारतीय मूल की वो जरूर है, साउथ एशियन डिसेंट की जरूर है, लेकिन जब निर्णय लेने की जो बात आएगी तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां हैं उसी आधार पर वो विचार करेंगी। और जाहिर है कि भारत के प्रति उनका जो लगाव है वो निसंदेह उसमें दिखेगा, क्योंकि भारत इस वजह से उनका लगाव नहीं होगा क्योंकि वो भारतीय मूल की है या साउथ एशियन डिसेंट की है, वो इस वजह से होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कमला हैरिस एक डेमोक्रेट है। कमला हैरिस भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत की महत्ता को समझती है। कमला हैरिस इस बात को जानती है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी एक ऐसे समय में कि जब चाइना का विस्तार हुआ, चाइना का अवसरवाद तेज गति से सामने आ गया है,
तो ऐसे में भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक गहरा होना होगा। तो भारत और अमेरिका जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है लगातार गहरी होती जा रही है, उसको वो बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगी। और जाहिर है कि राष्ट्रपति बिडेन हो, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो एंटोनी ब्लिंकन हो, या उनके अन्य जो मंत्री हों, वो सभी भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने के लिए ही कार्य करने सवाल मेरा है दो मुल्कों को लेकर, जिसके लिए अमेरिका का नजरिया हमारे लिए बहुत कुछ बदल सकता है, और कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जिसमें आतंकवाद भी है, विस्तारवाद भी है। चीन और पाकिस्तान, डेमोक्रेट्स का पाकिस्तान और चीन के प्रति कैसा रुख रहेगा? जी देखिए, मुझे लगता है कि आतंक परस्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के में एक्सपोज हो चुका है। आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखिए तो पाकिस्तान के ऊपर FATF का एक बहुत कड़ा प्रेशर है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन उसी समय मारा गया था जब अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी। और ये जो ओसामा बिन लादेन को मारने का जो पूरा ऑपरेशन था, जो उसका पूरा इनकाउंटर हुआ था, उसको प्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति के तौर पे उस सिचुएशन में बैठ करके राष्ट्रपति बिडेन जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको कोऑर्डिनेट किया था, उसे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तो आज पाकिस्तान किस तरीके से पूरे विश्व को धोखा देने का कार्य करता है। उसने ओसामा बिन लादेन जैसे सबसे अधिक दुर्दांत आतंकी को छुपा रखा था, और जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उसको राष्ट्रपति बिडेन अच्छी तरह से समझते हैं। यद्यपि कि उपराष्ट्रपति के तौर पे, सीनेटर के तौर पे वो जरूर पाकिस्तान के साथ जो है संपर्क में रहे हैं। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसके साथ उनका संपर्क रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर भी राष्ट्रपति बिडेन का रुख सख्त होने जा रहा है। अमेरिका कभी भी आतंकवाद के ऊपर अगर कोई समझौता करने का या कोई उधार या ढील देने की कोशिश करेगा, जाहिर है कि इसका खामियाजा अमेरिका की होमलैंड को भी भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आतंकवाद के ऊपर वो जरा भी कोई जो है ढील देने नहीं जा रहे हैं, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर वो कड़ा रुख अपनाएंगे। और जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना का जो विस्तारवाद, चाइना का जो अवसरवाद इस कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। ये जो कोरोना की जो महामारी की इंफॉर्मेशन को चाइना ने दबाया और छुपाया, इस बात को पूरी तरीके से राष्ट्रपति बिडेन समझते हैं। और एंटोनी ब्लिंकन जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी कंफर्मेशन हियरिंग में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वो ये मानते हैं कि चाइना ने कोरोना की इंफॉर्मेशन को दबाया है और छुपाया है, और इसके लिए चाइना पूरी तरीके से दोषी नजर आता है। तो मुझे लगता है कि चाइना का जो विस्तारवाद, चाइना का अवसरवाद, चाइना का जो प्रवेशवाद जिस तरीके से दुनिया के सामने आ गया है, जिस तरीके से चाइना BRI के माध्यम से पूरी दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी राष्ट्रपति बिडेन अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरा विचार है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उसके प्रति राष्ट्रपति बिडेन की जो नीतियां हैं वो सख्त होने जा रही हैं, सख्त रहने जा रही हैं। लेकिन अपने शुरुआती दौर में कुछ ऐसे बयान, औपचारिक बयान आ सकते हैं जिसमें कि ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सभी देशों के साथ एक बेहतर संबंध चाहते हैं, और ऐसे में वो चाइना और पाकिस्तान के बारे में भी कुछ औपचारिक बयान दे सकते हैं। लेकिन उस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। आगे जैसे जैसे समय उनका बीतेगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा उनकी जो नीतियां हैं वो भी एक साथ। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद रुख में नरमी आती है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातें गर्मा जाती हैं। जैसे हमने देखा अमेरिका में 370 की बात हुई है, अमेरिका में CAA पर भी मसला हुआ है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में कोई मसला है, उसमें अमेरिका कूदना चाहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, जबकि भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप इस मुद्दे पर कोई अपना टिप्पणी कीजिए या हमारे साथ आइए। उन मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो मुद्दों पर कोशिश करता है कि कम से कम हाईलाइट्स मिलें। आपकी नजर में असित नाथ तिवारी जी, कुछ चीजें बीते कुछ वर्षों में ऐसी हुई हैं जो अमेरिका के अंदर डिस्कस भी हुई हैं, और शायद भारत ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए किसी की जरूरत है, लेकिन ट्रंप ने वैसा किया था। इमरान खान के साथ में बैठकर ये कह दिया था कि मैं तो मीडिएटर भी बनने को तैयार हूं। क्या बाइडेन को देखकर आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख अगर नरमी भरा है, तो कहीं भी कोई भी किसी पहल की बात करेगा तो बाइडेन हाँ में हाँ मिला सकते हैं? देखिए, हमारा जो अपना मसला है उससे निपटने में हम सक्षम, पूरी तरह से सक्षम है। और ट्रंप साहब बिन बुलाए पंच बने चले आए थे कि मैं पंच बनने को तैयार हूं, बुलाया किसी ने नहीं था।
हम बुलाने बाइडेन साहब को भी नहीं जाए। पाकिस्तान से हमारा क्या मसला है? पाकिस्तान से हमारा मसला है कश्मीर को लेकर, और कश्मीर हमारा है, इसमें पंचायती क्या करनी है? इसमें कोई पंच आके क्या बात कर लेगा हमसे? नहीं, हम बात की बात नहीं कर रहे। मैं ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा कि ट्रंप को तो हमने मनाया था जैसे तैसे इस मुद्दे पर बोलने के लिए, बाइडेन के बराबर भी जाकर बैठा जाए। प्रियंका जी देखिए, आपने को याद होगा कि 2 घटनाएं हुई। इराक में सद्दाम हुसैन मारा गया और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा। दोनों वक्त अमेरिका ने कहा कि हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और इन दोनों वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद दी, बड़ी सैन्य मदद दी। तो आतंकवाद के मसले पर अमेरिका का रुख हमेशा संदिग्ध रहा है। वो एक तरफ पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है, दूसरी तरफ बयान जारी करता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चलाएंगे। ये बड़ा संदिग्ध लगता है मुझे अमेरिका का रवैया। तो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से हम ये उम्मीद करें कि कम से कम वो इस मसले पर अमेरिका में की जो संदिग्ध स्थिति है उस स्थिति को दूर करेंगे। अरे पाकिस्तान से बड़ा आतंकवादी कोई देश है जी? आप उसको हथियार दोगे, आप उसको पैसे दोगे और कहोगे हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी प्रियंका जी। बहुत अच्छी बात आपने कही संजय श्रीवास्तव जी। एक 2 लाइन में जवाब दीजिए इस बात का। घरेलू आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात तो पहले ही भाषण में कह दी, वैश्विक आतंकवाद का क्या? ये देखिए, वैश्विक आतंकवाद अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा है, और जाहिर है कि अमेरिका वैश्विक आतंकवाद का भुक्त भोगी रहा है। 9/11 की घटना वैश्विक आतंकवाद के संबंधित सबसे बड़ी घटना के रूप में है। तो जाहिर है कि आतंकवाद के खतरे को बाइडेन अच्छी तरह से समझते हैं, और अमेरिका ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया, और उसी तरीके से ISIS का जो रक्का और मौसूल में जो उसका जो फिजिकल टेरिटरी थी उसे भी ट्रंप ने समाप्त कर दिया। मैं एक बात प्रियंका जी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने आतंकवाद के ऊपर बड़ी ही सख्त कार्रवाई की। आतंकवाद के ऊपर उनका जो रुख रहा है वो उनकी लेगेसी में जरूर जुड़ेगा। उनको आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जाना जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने ISIS को तबाह किया, ISIS की फिजिकल टेरिटरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, आज ISIS भागे भागे फिर रहा है, उसके सारे आतंकी जो है पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। और उसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने सारी आर्थिक मदद पाकिस्तान को की। और यहाँ तक कि जैसा कि आसिफ जी कह रहे हैं कि जो आतंकवाद पर जो एक क्लैरिटी लाने की जो बात है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो एक पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का जो अप्रोच रहा है वो क्लियर था। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि वही ये पाकिस्तान जिसको कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर देते रहे हैं, और ये पाकिस्तान अमेरिका को डिफेंड करने, अमेरिका को सिक्योर करने के बजाय अमेरिका के खिलाफ ही कार्य करता है। ट्रंप ने खुलकर फ्रंट फुट पर आकर कहा कि उनका ये डिसीजन है, चाहे वो मास्क ना लगाना हो, लॉकडाउन ना लगाना हो, लेकिन सरेआम था, सब जान रहे थे। लेकिन अमेरिका की नीति बीच बीच में ऐसी रही है कि अमेरिका कहता कुछ है और असल में फैसला किसी और चीज को लेकर होता है। यानी ओवरऑल दुनिया के नजरिए से अमेरिका ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं रखता है। अपने अमेरिका को कैसे तवज्जो देना, अमेरिकन को खुश कैसे रखना, उस पर ध्यान देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय खैर आपका, आसिफ नाथ तिवारी